नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जिसमें हम लेते हैं बड़ी खबरों की खबर। हर खबर के पीछे एक असल खबर छिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। तो साहब, आज बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आज की दो बड़ी खबरों से, और ये दोनों खबरें जुड़ी हैं कांग्रेस पार्टी से। हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर दो तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कोच्चि की, जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरने वाली थी। यात्रा के स्वागत में पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर में वीर सावरकर भी नजर आए। इस पर विवाद शुरू हो गया। दूसरी खबर कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव की। आज कांग्रेस की चुनाव समिति ने अध्यक्ष पद चुनाव की अधिसूचना को जारी कर दिया तय कार्यक्रम के मुताबिक। अब सवाल यह कि कौन कौन लोग चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर अटकलें थमी हैं या बढ़ी हैं। चलिए, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में जारी किए गए स्वतंत्रता सेनानियों के एक पोस्टर में वीर सावरकर की फोटो भी दिखाई पड़ी, जिस पर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस ने इसकी वजह स्पष्ट की, सफाई देते हुए। इस तस्वीर को देखिए, आपको भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, चंद्रशेखर आजाद नजर आ रहे हैं, और इन सब के बीच वीर सावरकर जी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पोस्टर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत के लिए लगाए गए थे। मामला कोच्चि का है, जहां विनायक दामोदर सावरकर का पोस्टर भी लगाया गया। कांग्रेसियों को जैसे ही इसकी जानकारी लगी, उन्होंने आनन फानन में इसके ऊपर गांधी जी की फोटो लगा दी। अब सोशल मीडिया पर इसके फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस मामले में संज्ञान लिया है और स्पष्टीकरण जारी करते हुए इसे प्रिंटिंग मिस्टेक करार दिया। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने ऑनलाइन बिना क्रॉस चेक किए जो उपलब्ध हुआ उसी से पोस्टर जारी कर दिया। तो आपने देखा कि कैसे आनन फानन में वीर सावरकर की तस्वीर को महात्मा गांधी की फोटो से रिप्लेस किया, ढका गया। क्या दिक्कत है कांग्रेस को वीर सावरकर से? जरा इस बात को समझते हैं, डिकोड करते हैं। वीर सावरकर हिंदूवादी क्रांतिकारी थे। महात्मा गांधी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में सावरकर को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि फरवरी 1949 में उन्हें इस आरोप से बरी कर दिया गया था। सावरकर कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ के सदस्य नहीं रहे। नासिक के कलेक्टर की हत्या के सिलसिले में उन्हें 25-25 साल की दो अलग अलग सजाएं सुनाई गईं और सजा काटने के लिए भारत से दूर अंडमान यानी कि काला पानी में उनको भेजा गया। इसके दौरान उन्होंने अंग्रेजों से कई बार माफी मांगी और इसके चलते उन्हें 9 साल 10 महीने की सजा के बाद रिहा कर दिया गया। सावरकर ने एक पुस्तक हिंदुत्व हु इज हिंदू लिखी थी, जिसमें उन्होंने पहली बार हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया, स्टैब्लिश किया। चलिए, तो अब उनकी फोटो के ऊपर क्यों ना विवाद हो, ये तो आप समझ ही गए होंगे। जिसे भारतीय जनता पार्टी वीर बताकर हर बार आगे रखती है, अगर उसकी फोटो कांग्रेस के खेमे में दिखेगी तो विवाद तो उठेगा ही। कांग्रेस से जुड़ा एक और मसला, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज नोटिफिकेशन जारी हो गया। इसके साथ ही कांग्रेस के भावी अध्यक्ष को लेकर अटकलें और तेज हुई हैं। यह तस्वीर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की नोटिफिकेशन की है। ये वो नोटिफिकेशन है जिसे देखने के लिए कांग्रेस के नेता बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 24 से 30 सितंबर तक नामांकन होगा। 1 अक्टूबर को प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होगी। 8 अक्टूबर तक नाम वापसी हो पाएगी और फिर चुनाव की स्थिति में 17 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 19 अक्टूबर को चुनाव का नतीजा आएगा। यानी 19 अक्टूबर तक ये साफ हो जाएगा कि कांग्रेस की कमान किसके हाथों में होगी। चुनाव को लेकर एक अहम बात साफ है कि इस बार राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ने वाले। बहुत दिनों बाद गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम घूम कर कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। यानी अब की बार कांग्रेस का मुखिया गांधी परिवार से बाहर का होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की रेस में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे है। वहीं दिग्विजय सिंह, शशि थरूर और मनीष तिवारी ने भी चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं।
यानी कांग्रेस में क्रांतिकारी बदलाव होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस बार गांधी परिवार ने किसी बाहर के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने का फैसला क्यों किया। चलिए डिकोड करते हैं इसे। पहली बात जो बिल्कुल साफ है वो ये कि गांधी परिवार चाहता है कि कांग्रेस पर जो बार बार परिवारवाद को लेकर आरोप लगते हैं, हमले होते हैं, वो अब थम जाएं, अब आरोप ना लगे। सोनिया और राहुल गांधी चाहते हैं कि आम मतदाता और पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगे कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। चुनाव का फैसला इसलिए लिया गया ताकि पार्टी में जो असंतोष का माहौल बना उसे खत्म किया जाए। यह भी एक कारण हो सकता है कि राहुल गांधी अब युद्ध स्तर पर पूरे देश में भ्रमण कर प्रचार कर जुटना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा इसी प्रचार अभियान का एक हिस्सा है और ऐसे में राहुल गांधी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से खुद को मुक्त रखना चाहते हैं। अंतिम बात, भले ही गैर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष बन जाए, लेकिन असली ताकत गांधी परिवार के पास ही रहेगी। कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार एक दूसरे के पूरक के समान रहें, ये किसी से देश से छिपा हुआ नहीं है। चलिए अब आते हैं छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ का सियासत का एक सबसे बड़ा मुद्दा शराबबंदी है और एक बार फिर इसको लेकर सियासत तेज है। प्रदेश सरकार की शराबबंदी समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने एक बयान में कहा कि शराबबंदी जनता का नहीं, बीजेपी का मुद्दा है। ये शराब एक जनता का मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा हो सकता है, आम जनता का कोई मुद्दा शराब नहीं है। तो सुना आपने, शराबबंदी जनता नहीं, बीजेपी का मुद्दा है। ये कहना है कांग्रेस विधायक और शराबबंदी समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा का। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं की जाती। बीजेपी नेता आखिर यहाँ महंगाई पर क्यों नहीं बोलते। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ तो करके दिखा दे उनकी अगर ताकत हो तो। वहाँ वो कर नहीं पा रहे हैं और यहाँ एक बात पकड़ के बैठ गए हैं, महंगाई पे क्यों नहीं बोलते कोई लोग। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि शराबबंदी तो दूर की बात, अब शराबबंदी की बात तक से कांग्रेस पार्टी भाग रही है। शराबबंदी का मामला जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया और आज उससे भाग रहे हैं। शराब का मुद्दा कांग्रेस के पाले में, जो उन्होंने कहा था कि हम पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे, लेकिन आज शराबबंदी पूर्ण लागू करने की बात दूर है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी का वायदा किया था और इसी मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस को लगातार चौतरफा घेरती आई है। इस मुद्दे पर राजधानी रायपुर में उग्र आंदोलन भी हो चुका है। तो बीजेपी की मांग है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की जाए, वहीं कांग्रेस का कहना है कि शराबबंदी जनता का मुद्दा नहीं है। इन बयानों के अर्थ क्या निकलते हैं, चलिए जरा डिकोड करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में आबकारी विभाग से सरकार को तकरीबन 4,636 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक शराब से छत्तीसगढ़ सरकार को 4,260 करोड़ रुपए की कमाई हुई। यानी शराब सरकार की आय का एक बड़ा स्रोत है, यह दिखता है। अब बात करते हैं बयानों की, तो लगता है कि शराबबंदी महज एक सियासी जुमला बनकर रह गया जिसका इस्तेमाल दोनों दल कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने गंगा जल हाथ में लेकर शराबबंदी के वायदे को किया, लेकिन वो वायदा आज हकीकत में तब्दील हो नहीं पाया, ये कड़वा सच है। दूसरा सवाल बीजेपी से है, जब बीजेपी की सरकार थी तो उसने शराबबंदी क्यों नहीं की। जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां इस पर मौन और अलग नीति क्यों रखते हैं। बल्कि हुआ यह कि 2017 में डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार द्वारा शराब दुकान के संचालन की शुरुआत यानी कि सरकारीकरण इसका किया था, जिसको लेकर कांग्रेस उन पर जमकर पलटवार कर रही। लेकिन कुल मिलाकर इतना तय है कि शराबबंदी को लेकर फिर से 23 में वायदे और वायदों पे घमासान होना तय है। अब बात एक कार्रवाई की जो सुर्खियों में रही दिन भर से। एनआईए ने मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की है। टेरर फंडिंग केस में इस कार्रवाई में इन राज्यों में पीएफआई से जुड़े 106 सदस्यों को अरेस्ट भी किया गया है। एनआईए ने देश भर में दबिश देकर पीएफआई से जुड़े लोगों की धरपकड़ की। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात इंदौर उज्जैन से 4 पीएफआई कार्यकर्ताओं को एनआईए ने हिरासत में लिया। पीएफआई के एमपी स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल करीम बेकरीवाला और अब्दुल जावेद समेत कुल 4 पदाधिकारी हत्थे चढ़े हैं। एनआईए ने कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश में भी राज्य की पुलिस के सहयोग से उन्होंने कार्रवाई की है। एनआईए ने इंदौर में पीएफआई दफ्तर के पास संचालित जिम संचालकों और ट्रेनर से भी पूछताछ कर
सुराग जुटाने की कोशिश की। साल भर पहले भी पीएफआई से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की गई थी। वहीं कांग्रेस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेर रही है। हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है यहाँ पर कि युवाओं को भड़काना, देश के विरुद्ध भड़काना, तो उसी कारण हम लोग हमेशा दबाव बना के रखे, कार्रवाई की। फेलियर है ना बीजेपी का, सरकार का, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जब केंद्र सरकार और एनआईए के पास सबूत हैं, तो पीएफआई को बैन क्यों नहीं कर और सबूत को मंजर आम पे क्यों नहीं ला रहे? एनआईए के एक्शन के बाद मध्य प्रदेश में पीएफआई नेताओं के मकानों को तोड़ने की कार्रवाई भी हो सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पीएफआई नाम का संगठन है क्या और इसका मुखिया सलाम कौन है? चलिए इस बात को भी आप अच्छे से समझ लें, डिकोड करते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई एक चरमपंथी इस्लामिक संगठन है। इस संगठन की शुरुआत केरल के कालीकट से हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय दिल्ली के शाहीन बाग में है। संगठन का दावा है कि उसका नेटवर्क देश के 23 से ज्यादा राज्यों में है। पीएफआई पर भड़काऊ नारेबाजी, हत्या से लेकर हिंसा फैलाने तक के आरोप लग चुके हैं। इसके अलावा टेरर लिंक, दिल्ली यूपी में सीएए और एनआरसी के खिलाफ हुए प्रदर्शन को फाइनेंस करने, हिजाब मुद्दे को सुलगाने और हाथरस कांड के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप भी इस पर लगा है। कई राज्य सरकारें समय समय पर पीएफआई को बैन करने की मांग उठा चुकी। संगठन का मुखिया ओमा सलाम है। सलाम केरल के बिजली विभाग का एक कर्मचारी था। दिसंबर 2020 में केरल राज्य बिजली बोर्ड ने संदिग्ध गतिविधियों के आरोप में इसको निलंबित कर दिया था। तो यह है पीएफआई की अब तक की जानकारी, और अब जो छापे पड़ रहे हैं इसमें जो जानकारियां निकलेंगी उसे भी देश को जानना और उसके मकसद को समझना बहुत जरूरी होगा। उम्मीद करते हैं कि यह खुलकर ट्रांसपेरेंसी से, पारदर्शिता से देश के सामने आ पाएगा। अब बात एक बार फिर छत्तीसगढ़ की, जहां कांग्रेस बीजेपी के बीच हमेशा की तरह जुबानी जंग चल रही है। एक साल बाद चुनाव है और कांग्रेस बीजेपी दोनों पूरी तरह चुनावी मोड में है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी एक्शन मोड में है। दोनों दलों में जिम्मेदार और वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। बस्तर में संगठन को मजबूत करने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आज सुकमा का दौरा किया। बस्तर संभाग की सभी 12 सीटों पर दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। बस्तर का विकास भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही सुरक्षित होगा। साव का कहना है कि बस्तर को बीजेपी ही सुरक्षित रख सकती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने भूपेश सरकार को कर्ज के मुद्दे पर घेरा। छत्तीसगढ़ पूरे कंगाली के कगार पर खड़ा है। कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। ये तो बात हुई बीजेपी की। अब बात कांग्रेस की करें। कांग्रेस को लगता है कि तीसरे मोर्चे का असर कम हुआ है, जिसका फायदा उसे मिलेगा। इस बार मुझे नहीं लगता जो कि कांग्रेस का ज्यादा प्रभाव उन जिलों में रहेगा। बसपा का ज्यादा प्रभाव नहीं दिखता। उसका लाभ हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में दोनों दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं, जिसके मुताबिक दौरे हो रहे हैं। तो आरोप आपने सुन लिए। अब सुनते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष के बारे में मंत्री कवासी लखमा ने क्या उत्तर दिया, क्या कहा। ये नया नया बने हैं दोनों संगू मंगू। प्रदेश अध्यक्ष भी बिलासपुर संभाग से, प्रतिपक्ष भी बिलासपुर संभाग से। ये कभी इन लोग आए थे क्या? उत्साह कभी देखा था क्या यहाँ बस्तर में? इसको कौन जानता है? तो कहने का मतलब यह कि बीजेपी कर्ज के मामले में कांग्रेस सरकार को घेरना चाहती है। चलिए इसी बहाने कर्ज के इस मर्ज को जरा डिकोड करें। सरकार के कर्ज को लेकर कांग्रेस बीजेपी दोनों के अपने अपने तर्क हैं। दोनों का दावा है कि उन्हें कर्ज विरासत में मिला। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कहते हैं कि वर्ष 2003 में जब भाजपा की सरकार बनी थी पहली बार प्रदेश में, तो उन्हें विरासत में 8,600 करोड़ रुपए का कर्ज मिला था। हर साल लगभग 2,200 करोड़ रुपए का कर्ज हम लेते रहे। ये हर साल 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज ले रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि उन्हें भी कर्ज विरासत में मिला है। हमें 41,695 करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला। हमने वर्ष 2021-22 में 8,071 करोड़ का शुद्ध ऋण लिया। वर्ष 2022-23 में बजट में इसे और कम करते हुए शुद्ध ऋण 7,100 करोड़ रुपए का लिया। कहने का मतलब यह है कि हर राज्य सरकार कर्ज लेती है। कर्ज के मामले में छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, जहां बीजेपी की सरकार है
और थोड़ा आकार में भी बड़ा है। कई सारे राज्य और उनकी सरकारें इसमें काफी आगे हैं। कर्ज के ऊपर तर्क, दावे और आरोप नया नहीं है, सियासत में लगते रहे हैं और उनका उत्तर कमोबेश इन्हीं तर्कों के साथ अलग अलग वक्त के ऊपर हमने सुना भी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी समेत अन्य मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की। संघ प्रमुख की इमाम उमर अहमद इलियासी के साथ की बैठक करीब 1 घंटे तक चली और सुर्खियों में रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग मस्जिद में बंद कमरे में दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक मीटिंग चली। किसी मुस्लिम धार्मिक संगठन के प्रमुख से आरएसएस चीफ की मस्जिद में ये पहली मुलाकात है। मुलाकात के बाद डॉक्टर उमर अहमद ने क्या कहा, सुनिए। वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा। संघ प्रमुख की इस मीटिंग को देश में सांप्रदायिक सौहार्द मजबूत करने और हिंदू मुस्लिम के बीच गहरी हो रही खाई को पाटने के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये मुलाकात बेहद अहम है। क्यों अहम है, जरा इसको भी डिकोड कर लें। आरएसएस की छवि कट्टर हिंदूवादी संगठन के तौर पर है और ऐसा प्रचारित किया जाता है कि वो मुस्लिम विरोधी विचारधारा वाले। ऐसे में यह मुलाकात इसका संदेश क्लियर करता है कि भागवत आरएसएस की मुस्लिम विरोधी छवि को ब्रेक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। भागवत चाहते हैं कि जनता के बीच में यह मैसेज जाए कि आरएसएस एक उदारवादी संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन पहले है। हिंदूवादी सोच रखता जरूर है लेकिन सभी धर्मों का सम्मान भी करता है। वहीं इमाम का भागवत को राष्ट्रपिता कहना बताता है कि मुस्लिमों के एक बड़े वर्ग का आरएसएस के प्रति नजरिया अब धीरे धीरे सही लेकिन बदल रहा है। लेकिन अब इसका असर क्या होता है? पहला असर राजनीति के गलियारे पर क्या होता है, रिएक्शंस कैसे आते हैं, और दूसरा सियासत से इतर देश के माहौल पर इसका क्या असर पड़ता है, यह देखना होगा। न्यूज डिकोड आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों के इस महाबुलेटिन में खबरें तो हम दिखाते हैं, करंट अफेयर्स से भरा एक ऐसा शो भी है जो आपको दूसरों से आगे रखता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।